हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योतिराज, तुम्हारा एजुकेशनल भैया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर को। ये चैप्टर तुम्हारे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है और इसे मैं अपने दोस्त सुधांशु के साथ मिलकर पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम उसे एसेस कर पाए, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब बेसिकली जो प्रॉफिटेबल हो, और थर्डली जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्सेज बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, एवरीथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट टू सैटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। थैंक्स ज्योति, तुमने रिसोर्सेज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको बताऊंगा रिसोर्सेज के कितने क्लासिफिकेशंस हैं। रिसोर्सेज को 4 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन की भी 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स। और अबायोटिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन का दूसरा बेसिस है बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी उस रिसोर्स को खर्च होने में कितना टाइम लगता है। बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जिस रिसोर्स को हम अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। दूसरा नॉन रिन्यूएबल, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं पेट्रोलियम, वाटर, गैस एक्सेट्रा। थर्ड क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ ओनरशिप। बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी उस रिसोर्स को ओन कौन करता है। इस बेसिस पे भी हम रिसोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कम्युनिटी, दूसरा इंडिविजुअल, तीसरा नेशनल और चौथा इंटरनेशनल। इंडिविजुअल यानी जिस रिसोर्स को कोई एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करता है, जैसे कि हमारा घर हमारे लिए रिसोर्स है, पर वो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है क्योंकि सिर्फ उसे हम ही ओन करते हैं। पब्लिक रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं एक पब्लिक पार्क, एक शॉपिंग मॉल या फिर रोड। क्यों हम लोग इसे आपस में शेयर करके यूज करते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है। तीसरा टाइप होता है नेशनल। नेशनल यानी जिस रिसोर्स को एक कंट्री के द्वारा ओन किया जा सकता है, जैसे हमारे देश में जितने भी कोल या मिनरल्स निकलते हैं वो हमारी कंट्री ओन करती है, तो उसे हम नेशनल रिसोर्स बोल सकते हैं। और इसमें चौथी कैटेगरी है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यानी जिन रिसोर्सेज को बहुत से कंट्रीज साथ में ओन करते हैं, जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी कोई एक कंट्री डिस्कवर करता है तो उसे दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करता है ताकि पूरी ह्यूमैनिटी की एक साथ डेवलपमेंट हो सके, तो उसे हम इंटरनेशनल रिसोर्स बोलेंगे। और चौथा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। इस बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड स्टॉक और तीसरा रिजर्व। पोटेंशियल यानी जो रिसोर्स हमारे पास है तो पर हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं करते अभी, जैसे कि लद्दाख में हमारे पास यूरेनियम रिजर्व है पर हम उन्हें अभी माइन नहीं करते, तो हम उसे एक पोटेंशियल की तरह फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। दूसरा डेवलप्ड स्टॉक यानी जिन रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और करेंटली यूज कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट में। तीसरा रिजर्व्स। रिजर्व्स यानी जिन रिसोर्सेज को हम स्टोर करके रखे हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। तो रिसोर्सेज के बस इतने ही क्लासिफिकेशंस है। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज को तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। ऐसे प्रॉब्लम्स जो हम ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं। सबसे पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि हम इंडिविजुअल लोग अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का अंधा यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पास में जाना है तो चलने की जगह गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और भी ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जिससे ये पता चलता है कि हम इंडिविजुअल लोग रिसोर्सेज का अंधा यूज कर रहे हैं। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। मतलब कि हमारी सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जिनके पास वो रिसोर्सेज है वो तो बहुत अमीर है, और दूसरी साइड कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है एंड वो बहुत ज्यादा गरीब है। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू इकोनॉमिकल क्राइसिस, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मतलब कि हमने रिसोर्सेज को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया है कि उसके कारण हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ रही है। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर है क्या? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। हमें आज तो डेवलप होना ही है, पर उस डेवलपमेंट के कारण हमारे फ्यूचर जनरेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। यानी कि अगर आज हम बेपरवाह होकर अनलिमिटेड रिसोर्स यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पर अगर हम इस बात का ध्यान रखें और काफी होशियार होकर अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करें और हमारे फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत ना आए, तो उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। हमें रिसोर्स को
कैसे यूज करना है ये प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज कर पाएंगे। स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहां हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, ऐसे सिचुएशन में तो रिसोर्स प्लानिंग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ रिसोर्सेज अबंडेंस में प्रेजेंट है, यानी उन्हें रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ बहुत कम रिसोर्स पाए जाते हैं। इस कारण अगर हम रिसोर्स प्लानिंग ना करें तो हम रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जिन स्टेट्स के पास रिसोर्सेज हैं सिर्फ वही डेवलप कर पाएंगे। इसलिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं ताकि किस स्टेट से हमें मिनरल्स निकालना है, किस स्टेट्स में उनकी कमी है और हमें उन तक पहुंचाना है, ये सब हम डिसाइड कर सके। रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है सर्वे, मैपिंग और क्वांटिटिव मेजरमेंट। यानी पहले तो हम सर्वे करते हैं ये जानने के लिए कि कौन से स्टेट्स में, कौन से एरियाज में रिसोर्सेज प्रेजेंट है। फिर हम उस एरिया का मैपिंग करते हैं और फिर मेजरमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि कितने क्वांटिटी में वहां रिसोर्स प्रेजेंट है। अगर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि कितने क्वांटिटी में रिसोर्स वहां प्रेजेंट है। रिसोर्सेज की क्वालिटी कैसी है ये हम नहीं जान पाएंगे। एक बार हमने सर्वे, मैपिंग और क्वांटिटी जान ली, उसके बाद हमें उस रिसोर्स को पाने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ता है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। मान लो हमें ये पता चलता है कि किसी स्टेट में कोल प्रेजेंट है पर हमें उसे निकालने के लिए माइनिंग मशीन या फिर और भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो हम उसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी रिसोर्स प्लानिंग कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब देखो, तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि लैंड में हम घर बनाते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं और लैंड में ही फॉरेस्ट एरिया भी होता है। वैसे ही हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 43% एरिया प्लेन एरिया है, 30% एरिया माउंटेन एरिया है और 27% एरिया प्लेटू है। अब हम लोग जानते हैं कि लैंड का किन किन कामों में यूज होता है। तो सबसे पहला आता है फॉरेस्ट एरिया, जिसका किसी काम में यूज नहीं होता, वो बस फॉरेस्ट होता है। दूसरा होता है ऐसे लैंड जो कि नॉन कल्टीवेशन के लिए होते हैं, मतलब जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती है। इनके दो टाइप होते हैं, पहला होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर एरिया, और दूसरा होता है ऐसे लैंड जो एग्रीकल्चर यूज में किए तो जा सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ नहीं कर रखा है। जैसे कि ऑब्वियसली हम बीच सड़क पे कल्टीवेशन तो नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, फिर जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है वहां पे भी हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। हमने कभी देखा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और बीच में कल्टीवेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर की खेती हो रही है? नहीं ना। तो ऐसे भी कुछ जगह होते हैं जहां पे कल्टीवेशन तो हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ नहीं कर रखा है। इसके बाद तीसरा है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, तो और ऐसी जगह जहां पे कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, मतलब जहां पे एग्रीकल्चर और खेती नहीं की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रेजिंग लैंड, जहां पे बकरी और गाय घास चरने जाती है। दूसरा होता है ऐसी जगह जहां पे मिसलेनियस ट्रीज ग्रो होती है, वहां पर भी खेती नहीं की जा सकती है। तीसरा होता है कल्चरेबल वेस्टलैंड, जहां पे खेती तो की जा सकती है लेकिन पिछले 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए वहां पे खेती नहीं की गई होती है। अब चौथा होता है फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स दो तरह की होती है, करंट फैलो लैंड एंड दूसरा होता है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड ऐसा जमीन होता है जहां पे पिछले करीब 1 या 1 से कम साल के लिए खेती नहीं की गई होती है, और अदर देन करंट फैलो लैंड में वो जमीनें आती है जिनमें 1 से 5 साल के बीच में खेती नहीं की गई होती है। फिर आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पे साल में कम से कम एक बार तो खेती की ही जाती है। इसके अलावा भी एक टाइप ऑफ लैंड होता है जिसे हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब कि ऐसा जमीन जहां पे 1 या 1 से अधिक बार कल्टीवेशन किया जाता है, मतलब फसल उगाया जाता है। तो आई होप सो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि लैंड का क्या क्या पर्पस होता है। अब हम लोग बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया के बारे में, मतलब कि इंडिया के अंदर लैंड का किस हिसाब से यूज किया जा रहा है। इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 93% एरिया का ही इंडिया के पास डाटा है, बाकी 7% एरिया का डाटा नहीं है। इसका भी एक लॉजिकल रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इन 7% एरिया में कुछ ऐसे रीजन आते हैं जो पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया का ऑक्यूपाई कर रखा है और वहां का डाटा हमारे पास नहीं है। एंड ये रीजन है जम्मू एंड कश्मीर के और हमारे असम के। अब देखो, इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया है ना, वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ना नेट जोन एरिया बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं अगर हम पंजाब और हरियाणा का बात करें तो वहां पे नेट जोन एरिया बहुत ही ज्यादा है। वैसे नॉलेज के लिए तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि इंडिया में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में लागू हुआ था। तो हमारा अगला टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। तो पहले हम ये जानेंगे कि किन किन कारणों से हमारा लैंड डिग्रेड होते जा रहा है। पहला, अबैंडनिंग ऑफ माइनिंग साइट्स, यानी कि हम जिस एरिया को रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए पहले तो माइन करते हैं, फिर उन्हें हम अबैंडन करके चले जाते हैं और इस कारण से वो लैंड किसी भी यूज का नहीं बचता है। ना तो वहाँ के लैंड के सोयल में न्यूट्रिएंट्स बचते हैं जिससे कि हम फार्मिंग कर पाएं,
ना कि हम वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन एट माइनिंग साइट्स। किसी भी एरिया में माइनिंग करने के लिए हमें पहले उन एरिया के जंगलों को काटना पड़ता है। सिर्फ माइनिंग के लिए नहीं, किसी भी और डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए हमें जंगलों को काटना पड़ता है, जिसके कारण हमारा लैंड डिग्रेड होते जा रहा है। तीसरा कारण है ओवर इरिगेशन। अगर हम किसी भी लैंड को ओवर इरिगेट कर देते हैं तो उस एरिया का सॉइल बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन या फिर एसिडिक हो जाता है, जिसके कारण फिर वो आगे चल के खेती के लायक नहीं बच पाता है। चौथा कारण है मिनरल्स प्रोसेसिंग, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन टू मेक सीमेंट। जब हम ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस करते हैं तो उससे काफी डस्ट निकलता है, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। और पांचवा और आखिरी है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम डायरेक्ट या तो नदी में बहा देते हैं या फिर लैंड पे फेंक देते हैं, जिसके कारण लैंड इफेक्ट होता है और पोल्यूट होता है। अब हम जानेंगे लैंड को डिग्रेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि हम जानेंगे लैंड कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में। पहले हम जानेंगे एरिड रीजन्स में लैंड को कैसे कंजर्व किया जा सकता है। एरिड रीजन्स यानी ड्राई एरिया, जैसे कि राजस्थान और गुजरात के एरियाज में। पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन और ग्रेजिंग मैनेजमेंट, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं और हमारे गाय, बकरी, भैंस ये सब किन एरियाज में ग्रेज करते हैं इसको हम मैनेज करते हैं ताकि ओवर ग्रेजिंग ना हो। दूसरा, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट प्लांट्स, यानी कि डेजर्ट का जो एरिया है और जो सॉइल वाला एरिया है उसके बीच में हम प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे कि सैंड उड़ के हमारे लैंड वाले एरिया में ना आए। तीसरा, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। ऐसे एरिया के लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा ताकि वो अपने कैटल्स को ओवर ग्रेज करने से रोक पाए। और चौथा, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। हम डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस जैसे कि कैक्टस वगैरह लगा सकते हैं ताकि उसका जो रूट है वो सैंड को होल्ड करके रखे और ज्यादा सैंड ड्यून मूव ना हो इधर से उधर और ज्यादा सैंड हवा में ना उड़े, जिसके कारण सैंड जो है वो मेन लैंड में ना आए। अब हम जानेंगे कि लैंड को अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज में कैसे कंजर्व किया जा सकता है। पहला, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुए वेस्ट को हम कहाँ फेंकते हैं और उन्हें फेंकने से पहले उन्हें रिफाइन किया जाता है या नहीं। तीसरा, कंट्रोलिंग माइनिंग एक्टिविटीज। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम माइनिंग करें और हम ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहें। और तीसरा, सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट होना चाहिए इससे पहले कि उसे मेन लैंड पे फेंका जाए ताकि पॉल्यूशन कम हो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है एंड हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल पे डिपेंडेंट होते हैं। वैसे देखा जाए तो सॉइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। जो एलुवियल सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, मतलब वहाँ पे इजिली खेती की जा सकती है एंड ये इंडिया के 40% रीजन में स्प्रेड होती है। वैसे ये सॉइल मेनली इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स में पाया जाता है। ये सॉइल नॉर्दर्न इंडिया में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस रिवर से डिपोजिट होती है। वहीं पर ईस्टर्न इंडिया में ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे रिवर से डिपोजिट होती है। अलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, एक होती है ओल्ड अलुवियल और एक होती है न्यू अलुवियल सॉइल। ओल्ड अलुवियल सॉइल को हम भांगर भी कहते हैं, वही न्यू अलुवियल सॉइल को हम खादर बोलते हैं। एंड बस इतना याद रखो कि जो खादर सॉइल होता है ना वो ज्यादा फर्टाइल होता है, मतलब वहां पे खेती ज्यादा अच्छे से की जा सकती है। तो इन सॉइल्स में पोटास, फोस्फोरिक एसिड और लाइम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इन सॉइल्स में जो बेस्ट क्रॉप होते हैं जिन्हें हम उगा सकते हैं वो होते हैं सुगर केन, व्हीट, पल्सेस एक्सेट्रा, मतलब दाल वगैरह। अभी मैंने तुम्हें जितने भी पॉइंट्स बताए ना, अगर तुम इनमें से 5 भी याद रखोगे तो तुम्हारे एग्जाम के लिए अच्छा है। वैसे कोशिश करना सारे याद रख लेना, क्योंकि अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया तो थोड़े दिक्कत हो सकते हैं, वरना अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा था। अब हम लोग बात करते हैं अगले सॉइल की, वो है ब्लैक सॉइल। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक सॉइल है, मतलब वो ब्लैक कलर में होगा और उसका जो टेक्सचर होता है ना वो थोड़ा सा क्ले टेक्सचर होता है। क्ले से खेले ही होगे तुम लोग बचपन में या अभी भी खेलते ही होगे। और ब्लैक सॉइल में जो सबसे ज्यादा जनरली उगाया जाता है ना वो होता है कॉटन। मेरे पुराने घर के पास भी ब्लैक सॉइल था, इसलिए वहां पे कॉटन के बहुत सारे ट्रीज थे, इसलिए हम ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक के टूटने से बनती है और फिर कह सकते हो डिकम्पोजिशन से बनती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा किन किन स्टेट्स में या किन किन रीजन में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन में पाई जाती है। वैसे जिन्हें नहीं पता, ब्लैक सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, मतलब वो काफी ज्यादा मॉइस्चर को इनहोल्ड कर सकती है, इसलिए इसमें बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम एक्सेट्रा। हालांकि ब्लैक सॉइल में फोस्फोरिक कंटेंट बहुत ज्यादा कम होता है। अब कुछ नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है ना, या फिर जब ड्राई सीजन होता है, उस टाइम पे तुम ब्लैक सॉइल में बहुत ज्यादा क्रैक्स देख पाओगे। और जब ब्लैक सॉइल थोड़ी गीली होती है ना, तो उस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है,
जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो ब्लैक सॉइल का टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा क्लेई होता है एंड अगर उसमें ज्यादा वाटर होगा तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा स्टिकी भी हो जाएगा। इसलिए मानसून के टाइम में तुम ब्लैक सॉइल में ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर सकते। अब अगला आता है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रेड सॉइल बनता कैसे है। तो रेड सॉइल बनता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक की वजह से और ये ज्यादा लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न डेक्कन प्लेटू। और जब रेड सॉइल में बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है, मतलब पानी होता है, तब वो येलो कलर का दिखता है, तो उसे हम येलो सॉइल बोलते हैं। अब हम कुछ रीजन्स या फिर स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जो रेड एंड येलो सॉइल है ना, वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कुछ सदर्न पार्ट ऑफ एरिया में पाई जाती है, स्पेशली मिडिल गंगा प्लेन्स एंड कुछ वेस्टर्न घाट्स के बगल में भी पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल के बारे में इतना जान लोगे तो वो मोर देन एनफ है। अब हम जानेंगे लैटेराइट सॉइल के बारे में। लैटेराइट सॉइल का नेम लैटिन वर्ड लैटर से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। लैटेराइट सॉइल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में फॉर्म होता है, जहाँ पे कभी हेवी रेनफॉल तो कभी ड्राइनेस भी होता है। हेवी रेनफॉल के कारण लैटेराइट सॉइल में लीचिंग होती है, जिसके कारण सॉइल का नेचर बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है। सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। ये सॉइल मोस्टली सदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल जैसे रीजन्स में पाया जाता है। ये सॉइल काफी इरोजन प्रोन होता है और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी भी कम होती है, इसके कारण ये सॉइल उतना फर्टाइल नहीं होता। हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, स्पेशली हिली एरियाज में टी और कॉफी प्लांटेशन को उगाने के लिए। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे स्टेट्स में रेड लैटेराइट सॉइल पाया जाता है, जहाँ पे कैश्यू नट्स की खेती होती है। नेक्स्ट हम जानेंगे एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल काफी ड्राई रीजन्स में पाया जाता है, मोस्टली राजस्थान वाले एरिया में। ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के कारण सॉइल काफी ड्राई और ह्यूमस कंटेंट में काफी लो होता है, जिसके कारण इस सॉइल में खेती नहीं की जा सकती। और इस सॉइल को हम प्रॉपर इरिगेशन देके कल्टीवेबल बना सकते हैं। अब हम जानेंगे फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में, जिन्हें हम माउंटेन सॉइल्स भी बोलते हैं। फॉरेस्ट सॉइल मोस्टली माउंटेन्स और हिल रीजन्स के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। विंटर सीजन में जब इस सॉइल के ऊपर स्नो गिरता है तो ये सॉइल काफी एसिडिक हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाता है। और वहीं समर के सीजन में ये सॉइल काफी फर्टाइल होता है। और जैसे जैसे हम माउंटेन एरिया से प्लेन्स की ओर बढ़ते हैं, इस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। पहले हम जानेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। जब भी सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर वाटर के हेवी फ्लो या हेवी विंड के कारण रिमूव हो जाती है, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो सॉइल इरोजन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है? जब वाटर के हेवी फ्लो के कारण जब सॉइल में कैनाल जैसा क्रिएट हो जाता है और सॉइल की टॉपमोस्ट लेयर रिमूव हो जाती है, तो उसे हम गली इरोजन कहते हैं। दूसरा है शीट इरोजन। जब बहुत ही बड़े एरिया में वाटर फ्लो के कारण टॉपमोस्ट लेयर रिमूव होता है, तो उसे हम शीट इरोजन कहते हैं। और तीसरा है विंड इरोजन। जब हेवी विंड के कारण टॉप मोस्ट लेयर रिमूव होता है, तो उसे हम विंड इरोजन कहते हैं। अब हम जानेंगे हम इरोजन से बचने के लिए कौन से सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स का यूज करते हैं। पहला सॉइल कंजर्वेशन मेथड है काउंटर प्लॉइंग, यानी कि जब प्लेन एरिया में हम खेती करते हैं तो उससे पहले हम पतले पतले लाइन बना के उसमें प्लॉ कर देते हैं, ताकि जब वाटर का फ्लो हो तो वो स्लो हो जाए और इरोजन ना हो। दूसरा मेथड है टेरेस फार्मिंग। हिली एरियाज में हम पहाड़ों पे सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ताकि जब पहाड़ के ऊपर से वाटर फ्लो हो तो वो स्लो हो जाए और सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज ना करे। तीसरा मेथड है स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लेन एरिया में जब हम फार्मिंग करते हैं तो प्लांटेशन के बीच बीच में जगह छोड़ के उनमें बड़े प्लांट्स उगा देते हैं, ताकि जब विंड चले तो उसकी स्पीड स्लो हो जाए और हमारा सॉइल इरोड ना हो। और चौथा और आखिरी मेथड है जिसे हम बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, फील्ड्स के बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं, जिससे कि जब विंड चले तो उसका स्पीड कम हो जाए और सॉइल इरोजन ना हो। सो यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर एंड होता है। इस वीडियो में हमने तुम्हारा सारा टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है एंड इस वीडियो के बाहर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस उतने ही है जितने तुम्हारे रिलेशनशिप में आने के हैं, मतलब 0%। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ एंड अपना बेस्ट देके आओ। एंड अगर ऐसी वीडियोस तुम और देखना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन में मजा आया, ऐसी वीडियोस और चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।